हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हर स्टेट में NMMS एग्ज़ाम होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रत्येक राज्य में संचालित होती है। और इसमें जो बच्चे सफल हो जाते हैं उन बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलती है इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के लिए। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है और उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ का जो पेपर है, पहले आप उस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके एग्ज़ाम में बैठिएगा। उससे नए तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो नया ट्रेंड है, ये पता चल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो साइंस का पेपर था, विज्ञान का जो पेपर है, आज हम उन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन था कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक से संबंधित ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो अगर हम उत्तोलक की बात करें तो उत्तोलक एक सरल मशीन होता है और कैंची जो है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम अगर उत्तोलक की बात करें तो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। एक प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, एक द्वितीय प्रकार का और एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। और 3 चीज़ें भी आपको ध्यान रखना होता है। जब भी हम उत्तोलक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें आलम्ब ध्यान रखना है। आलम्ब, भार और आयास। भार का मतलब लोड होता है, आयास का मतलब जो बल लगाया जाता है, और आलम्ब का मतलब वह स्थिर पॉइंट जिसके सहारे कोई भी सरल मशीन घूम सकती है या मूव कर सकती है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आलम्ब ये प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो है बीच में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो है आयास बीच में होता है। तो कितना सिंपल हो गया, आलम्ब बीच में होगा प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होगा, और जो बचेगा वो किनारे हो जाएगा। जैसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है तो भार और आयास बचेगा, दोनों किनारे हो जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो कैंची प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें नलकूप का, तो वहाँ पे हैंडपैम्प जो है वो भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तराजू की अगर हम बात करें तो प्रथम प्रकार के। आप ऐसे समझिए, जिसमें आलम्ब बीच में होगा, तराजू को हम ऐसे पकड़ते हैं तो आलम्ब बीच में आता है, तो जिसमें आलम्ब बीच में होगा वो प्रथम प्रकार का हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप देखिए कि आलम्ब कहाँ पे है। ठीक है, तो आप पता चल जाएगा, अगर बीच में आलम्ब है तो प्रथम। भार कहाँ पे है, जैसे कूड़ेदान वाली जो मशीन होती है, कूड़ा बीच में रखते हैं और एक तरफ ऐसे पकड़ के तेजी से लेके दौड़ाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो कूड़ेदान वाली मशीन में हमेशा वो सेकेंड प्रकार का उत्तोलक होगा, और उसमें जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अभी हम उसका जिक्र करते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। ठीक है, यानी कि जो लोड होता है वो बीच में होता है। कूड़ा वाली मशीन हो गया। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सरौता, कूड़े वाली मशीन, सरौता। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। ठीक है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या आ जाएगा, इसमें आयास बीच में होगा। मानव का हाथ तृतीय प्रकार का एग्जाम्पल है। हल जोतता किसान का जो हल होता है वो तृतीय प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा। चिमटा, चिमटा देखिए बीच में पकड़ा जाता है, एक तरफ आलम्ब होता है तो आयास जो है वो बीच में आता है। चिमटे को अगर ऐसे पकड़ते हैं बीच में तो रोटी वगैरह पलटने में काफ़ी आसानी होती है। तो हमारे जो दैनिक जीवन में एग्जाम्पल्स होते हैं वो वही एग्जाम्पल्स पूछे भी जाते हैं NMMS एग्ज़ाम में। तो इस तरह से जो है तृतीय प्रकार के एग्जाम्पल में भी आप दे सकते हैं। चिमटा लिख लीजिए। तो ये उत्तोलक खत्म हो गया। उत्तोलक है क्या, एक सरल मशीन होती है, 3 प्रकार का होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इसके अक्सर एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा हुआ था उस प्रश्न को हम आपको बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। सेकेंड क्वेश्चन था, तड़ित चालक बनते हैं। तड़ित चालक, तड़ित चालक करा, तड़ित चालक बनते हैं, किससे बनते हैं, अधातु से बनते हैं, दीवार पर पेंट लगाने से बनते हैं, धातु से बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो तड़ित चालक की बात करें तो ये किससे बनेंगे, तड़ित चालक, जो कभी भी चालक की बात आ जाए, सुचालक की बात आ जाए, वो हमेशा धातुओं से ही बनता है। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तीसरा क्वेश्चन है सौर सेल।
सौर सेल, जैसा कि हम आपको बताए थे कि सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये बहुत ही आसान इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें जो चौथा क्वेश्चन था वो न्यूमेरिकल था और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा जो है S, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा S बराबर 386 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कह रहा कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा इतनी होती है, बस समझ में आ गया। और 100 किलोग्राम तांबे के ताप को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया। यम बराबर कह रहा है कि 100 किलोग्राम तांबे का तार है, कापर वायर है, और इसको जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया गया है। डेल्टा टी का मान कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि जितनी ऊष्मा जो है बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। तो बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी लगेगी? आपसे समझ लीजिए, तांबे के तार की विशिष्ट ऊष्मा दिया है, कह रहा है कि 100 किलोग्राम कापर वायर के ताप को 10 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी ऊष्मा लगेगी। तो एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब यम का मान कितना है? 100, यस का मान कितना है? 386 और डेल्टा टी का मान कितना है? देखिए जो ताप में वृद्धि होती है उसे डेल्टा से डिनोट किया जाता है, डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है। ये समय नहीं है, ये टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। अब जो है इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 386, 2 जीरो यहाँ पे हो जाएगा और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये हो जाएगा। ठीक है, 386 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो हो जाएगा, 1 मिनट, 386 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है मानक रूप में बदल दीजिए। मानक रूप में जब बदलेंगे तो दशमलव को यहाँ माना जाता है। अब ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, 3.86 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 आ जाएगा। और चूंकि ये ऊर्जा है इसलिए ये जूल में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3.86 गुणे 10 की घात 5, ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी आप समझ लीजिए, इसमें ऑप्शन में दिया है 3.68। ठीक है, 3.38, 3.86 गुणे 10 की घात 2 और 3.86 गुणे 10 की घात 5। तो यहाँ पे 3.68 दिया है, तो वो तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। आप इसे गेस करके भी आंसर को कर सकते थे। खैर चलिए, इसको लगाना भी आपको आना चाहिए। Q बराबर MS डेल्टा T, ये फार्मूला होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसी फार्मूले पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए, आवृत्ति बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है। पिच दिया है, पिच मतलब जो है तारत्व, तारत्व दिया है, और क्या दिया है? आवर्तकाल दिया है, आवर्तकाल दिया है, आयाम दिया है। देखिए आवृत्ति बढ़ने पर कोई जरूरी नहीं है कि आयाम बढ़े, ठीक है, या फिर आवर्तकाल तो रिवर्स होता है, आवर्तकाल घट जाएगा। तारत्व बढ़ता है, पिच बढ़ती है। आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व जो होता है, पिच जो होती है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए। तो ये 25 सेंटीमीटर है। ये कई बार मैं क्वेश्चन ही बताया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। करा 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य है? तो 1 किलोग्राम भार बराबर, देखिए होता क्या है, F बराबर mg होता है। ध्यान से देखिए, और यह 1 किलोग्राम, और भार, जब भार की बात करता है तो 10 से गुणा करिए, या फिर g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे कहा जाता है कितना? 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो 1 किलोग्राम भार किसके बराबर हो जाएगा? 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 किलोग्राम भार बराबर है 9.8 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 90 अंश का कोण बने तो आपतन कोण का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आपतन कोण का मान, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दो कोण होते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन का नियम क्या है, पहले इसको जाना जाए। देखिए ये परावर्तन का नियम है, ये अभिलंब है, ठीक है। कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण इसके बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। और ये अभिलंब डाल दीजिए, तो ये आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट एंगल। और इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। और एक चीज ये भी क्लियर है परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इसके बीच का कोण 90 अंश दिया है, तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को मिला के 90 अंश, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब 45 हो जाएंगे। तो आपतन कोण 45 अंश हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान भी 45 अंश हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। और इसमें जो है 9वां क्वेश्चन है, आकाशीय दूरी मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी अगर खगोलीय दूरी मापना हो, आकाशीय दूरी मापना हो, तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में है अधिवर्ष, शताब्दी वर्ष, प्रकाश वर्ष, ध्वनि वर्ष। तो इसका आंसर प्रकाश वर्ष हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आप उसे हमारी पूरी वीडियोज़ को देख लीजिएगा साइंस का, तो आप एक एक प्रश्न बना करके चलेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने बताए सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत डिटेल डिस्कस किया हूँ। अगर आप सारी वीडियोज़ को देख लेंगे 2015 से लेकर के अब तक की जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है साइंस में, तो साइंस के 35 प्रश्न आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक, विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत का कुचालक क्या है, विद्युत का कुचालक, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए जो आयनित होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत का कुचालक होता तो ये बैटरी में नहीं यूज होता। आप देखें जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उसमें H2SO4 पड़ जाता है, तो इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कोई भी आयन वो सुचालक होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये भी सिल्वर Ag+ और NO3 पे माइनस, ये भी आयनों में वियोजित हो सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा। आशुद्ध जल, आशुद्ध जल, अगर हम बात करें आशुद्ध जल की तो ये विद्युत का कुचालक होता है। आशुद्ध जल का जो pH मान होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आशुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और जिसका pH मान 7 होगा वो विद्युत का कुचालक ही होगा, क्योंकि वो उदासीन होता है, वो आयनित नहीं होता है। और जो आयनित नहीं होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आशुद्ध जल जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर तालाब में कोई तार गिर जाए, वायर गिर जाता है, तो आप देखते हैं कि मछलियाँ सारी मर जाती हैं, तो वो आयनित हो जाता है, वो शुद्ध जल नहीं होता है। अगर वो प्योर जल होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पे क्या है कि उसमें बहुत सारे आयंस, बहुत सारे ऐसे पदार्थ उसमें मिल जाते हैं जिससे वो आयनित हो जाता है। इस वजह से जो है विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, ठीक है। और अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉन की अधिकता हो तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। एस्थेटिक घर्षण, 12वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम पूरा डिटेल डिस्कस कर दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन नोट भी करते जाइएगा। स्थैतिक घर्षण ये पूछा हुआ है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है, का मान, ये क्वेश्चन है, कम होता है। ध्यान दीजिएगा, सर्पी घर्षण से
सर्पी घर्षण से, लुटनिक घर्षण से, ठीक है ना, ए बी दोनों, ये ए है ये बी है, सी ऑप्शन है दोनों से, और डी जो ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन। स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है, सर्पी घर्षण से कम होता है कि ज़्यादा होता है, लुटनिक घर्षण से कम होता है कि ज़्यादा होता है, कि दोनों से कम होता है, कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लिए करेंगे क्या, आप ध्यान से देखें। हमें स्थैतिक घर्षण पता चल जाए, सर्पी घर्षण पता चल जाए और लुटनिक घर्षण पता चल जाए, तो इन तीनों घर्षण में हम संबंध बता लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों घर्षण को में संबंध बताने के लिए आप ध्यान से देखें। करते क्या है, यह एक कोई गुटका है, ध्यान दीजिए, ये कोई गुटका है, ठीक है। इस गुटके में हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। ये पृथ्वी की सतह पर है, ठीक है। हम इस पर अगर कोई फोर्स लगाएं, ध्यान दीजिए, तो एक अपोजिट बल इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे एक अपोजिट फोर्स जो है विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। अगर अपोजिट फोर्स लगाए गए बल से अधिक है तब तो यह वस्तु स्थिर रहेगी। अगर इस पर जो बल लगा, जैसे इस पर 5 न्यूटन का बल हम लगाएं और ये जो है ये केवल इस पे 7 न्यूटन का बल लग रहा है, 7 न्यूटन, मतलब 7 न्यूटन से ज़्यादा बल लगाएंगे तब ये गति अवस्था में जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ेगी, वह स्थिर रहेगी। जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल पे अगर हम सिर्फ ऐसे हल्का सा बल लगाएं तो आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी एक ऐसी स्थिति आएगी कि मैक्सिमम स्थिति कि अब उससे ज़्यादा बल लगेगा तो आगे बढ़ जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम स्थिति आती है F, यह स्टैटिक को S से डिनोट कर देते हैं, Fs मैक्स, इसी को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। ध्यान दीजिए, ये स्थैतिक घर्षण है कि ये बॉडी जो है, जो गुटका है, ये रुका हुआ है, इस पर हम अधिकतम कितना न्यूटन का, 7 न्यूटन का, अगर हम सपोज 7 न्यूटन का बल यहाँ से दे दें तो ये दोनों जो है काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, तभी ये इस बॉडी रुकी रहेगी। लेकिन 7 से जरा सा भी अधिक बल दे देंगे तो ये गतिशील हो जाएगी। अब इसकी हम दूसरी स्थिति बनाते हैं। दूसरी स्थिति ये कि जैसे ये सेम गुटका यही है, अब इस पर हम थोड़ा सा बल ज़्यादा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये गति करने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा। जब ये आगे बढ़ने लगेगा तो भी एक बल यहाँ पे ऐसे लगेगा, एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो है सर्पी घर्षण कहा जाता है। ये सर्पी घर्षण हो जाएगा। तो F जो है यहाँ पे सर्पी घर्षण का काम करने लगेगा और इसका जो मान है, जब ये गतिशील हो जाती है तो ये जो बल लगता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, इससे ये कम हो जाता है, हल्का सा कम होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आता। जब वस्तु गतिशील हो जाती है तो जो अपोजिट डायरेक्शन से बल लगता है वो बल हल्का सा कम हो जाता है। तो यानी कि स्थैतिक घर्षण ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कौन सा घर्षण हो जाएगा, सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इससे सर्पी घर्षण कम होता है। अब हम बात करें तीसरे की, जैसे अगर कोई बॉडी ऐसी है जो सर्कुलर है, यानी कि कोई पहिया है, अगर ये ज़मीन पर जाती है, खिसकती है, तो देखिए इस पहिए का और ज़मीन का जो हिस्सा है वो बहुत कम स्पर्श कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पर्श नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत कम स्पर्श करने के कारण यहाँ पे जो घर्षण रहता है वो कम हो जाता है, इसे लोटनिक घर्षण कहते हैं, लोटनिक घर्षण। अब आप हमें बताएं कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा है, तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा है, उससे छोटा क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, लुटनिक घर्षण हो जाएगा। और यही वजह है कि जो पहिया वगैरह होती है वो गोल यूज किया जाता है, सर्कुलर होती, सर्कुलर शेप में होती है, ताकि पृथ्वी से और पहिए का जो क्षेत्रफल है वो कम से कम क्षेत्रफल स्पर्श करे, और जब कम से कम क्षेत्रफल स्पर्श करेगा तो जो घर्षण होगा वो कम हो जाएगा, और जब घर्षण कम हो जाएगा तो पहिया तेजी से मूव करेगी, ठीक है। अगर वहीं पे कोई गुटका लगा दिया जाए तो उसको खींचने में ज़्यादा बल लगेगा, ठीक है। तो ये सर्पी घर्षण हमेशा लुटनिक घर्षण से ज़्यादा होता है। और स्थैतिक घर्षण की बात करें कि बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन थोड़ा सा और बल लगा दे तो मूव कर जाएगी, हल्का सा, तो यहाँ पे स्थैतिक घर्षण जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर इसमें क्रम में सजाने के लिए आए तो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा कौन सा होगा, स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी घर्षण, फिर लुटनिक घर्षण। ये तीनों घर्षण बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
अब ये कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है सर्पी घर्षण से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लुटनिक घर्षण से, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि स्थैतिक घर्षण का मान इन दोनों से ज़्यादा होता है। अब दोनों से कम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बचा क्या? इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप ऐसे ही लगा लीजिएगा। तो ये तो था फिजिक्स का। अब केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको देखा जाए। किस धातु में 3 परमाणु होते हैं, किस अणु में 3 परमाणु होते हैं? आप ध्यान से देखिए, किस अणु में 3 परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन दिया है C6H6, ठीक है ना, O3, NO2 और NO। किस में 3 परमाणु हैं? तो आप देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो B और C में, B में 3 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 3 अणु, इसे ओजोन कहते हैं। NO2, तो एक N 2 O से मिलकर बना है, तो ये NO2, इसमें 3 अणु हैं, बाकी इसमें 6 परमाणु, 6 12 परमाणु हो जाएंगे, इसमें 2 ही परमाणु हैं। तो इस तरह से B और C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में B एंड C वाला जो ऑप्शन रहेगा उसे आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि को क्या कहते हैं? समुद्र के पानी से नमक बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें आसवन विधि, दूसरा है वाष्पीकरण, और तीसरा है क्रिस्टलीकरण। एक चीज आप ध्यान रखिए, समुद्र के पानी का जब वाष्पीकरण हो जाता है तो फिर वो जो साल्ट बचता है, जो पदार्थ बचता है वो नमक ही होता है। लेकिन इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो क्रिस्टलीकरण की विधि अपनाई जाती है। तो इसे आप टिक कर लीजिएगा, क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, कौन सा क्षार नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है NH4OH, ऑप्शन दिया है कौन सा क्षार नहीं है? चलिए, NH4OH पहला ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है KOH, तीसरा जो ऑप्शन है वो है NaOH, चौथा ऑप्शन जो है CH3OH। अब इस ऑप्शन को खूब ध्यान से देखिए, और कह रहा है कि कौन सा क्षारीय नहीं है, तो ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है। NH4OH दुर्बल क्षार है, KOH प्रबल क्षार है, NaOH प्रबल क्षार है। तो ऊपर के 3 तो क्षार हो गए, बचा क्या? CH3OH, इसे कहते हैं मेथिल या मेथाइल एल्कोहल। यह एल्कोहल ग्रुप का सदस्य है, और कोई भी पदार्थ अगर यौगिक एल्कोहल ग्रुप का सदस्य होता है तो वह अम्लीय होता है। तो इसलिए CH3OH क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अम्लीय, क्योंकि एल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, इसलिए अम्लीय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के संचालक होती हैं या सुचालक होती हैं, यही ऑप्शन गलत है। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत के सुचालक होती हैं। कोई भी अधातु हो वो विद्युत के कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अधातुएं विद्युत के चालक होती हैं, ये गलत बात है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है फ्लोरीन और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? तो इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, फ्लोरीन, ग्रेफाइट या कार्बन के अपर रूप, जो हर साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रश्न या जितने भी सेट हैं, उन सारे सेट में यहाँ से क्वेश्चन बन गया है। तो आप देखिए ध्यान से, फ्लोरीन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन में कार्बन के जो है 60 परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक साथ जो है 5 कार्बन परमाणु होते हैं। फ्लोरीन की संरचना में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, जबकि ग्रेफाइट की संरचना में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट जो होती है ये द्विछत्तीय टाइप की संरचना होती है, जैसे फर्श और छत, इस तरह की 2 द्विछत्तीय टाइप की संरचना इसमें पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आए तो आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्लोरीन में C60 होता है, इसमें कितने कार्बन परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं? 5, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप होता है। तो कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब कार्बन के अपर रूप होंगे। तो क्या अंतर है? फ्लोरीन की संरचना में 5 कार्बन परमाणु, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड, ध्यान से देखें, अम्लीय ऑक्साइड, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं।
और कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है, तो CO2 जो है ये अम्लीय हो जाएगा। आप कभी भी आंसर आए CO2 ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। तो इसे आप ऑप्शन में सही कर लीजिएगा। पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस क्या होती है? हल्की होती है। फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं। फायरमैन मतलब जो आग बुझाने के लिए आते हैं, उनके कपड़े किसके बने होते हैं? तो उनके जो कपड़े बने होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फायरमैन के कपड़े कैसे होते हैं? मेलामाइन। फायरमैन के कपड़े किसके बने होते हैं? मेलामाइन के बने होते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कितना आसान है। फायरमैन के कपड़े किसके बने होते हैं? मेलामाइन के बने होते हैं। बस केवल एक बार आप सुने रहेंगे तो एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन सही करके चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बर्फ को जल में डुबोने पर उसका कितना भाग जल में डूबा होता है और कितना भाग ऊपर होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए ये जल है, ठीक है। अगर हम बर्फ को इसमें डुबो दें तो इसका 10% भाग जो है जल के ऊपर रहेगा और 90% भाग जो है जल के नीचे रहेगा। बात समझ में आ गया? तो जल के ऊपर कितना परसेंट भाग हो गया? 10%। जल के नीचे कितना परसेंट भाग हो गया? 90% भाग हो गया। तो 10/90 अगर हम भाग देंगे तो 1/9 जो है ऊपर हो जाएगा और 1 में से 1/9 घटा लीजिए, 9 1 कम 9, 8/9 जो है नीचे आ जाएगा। तो कितना भाग ऊपर होगा? 1/9 कहिए चाहे 10% कहिए, 1/9 भाग ऊपर हो जाएगा और 8/9 भाग नीचे हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो बर्फ के टुकड़े का कितना भाग ऊपर तैरता है? तो 10% भाग ऊपर तैरता है, यानी कि 1/9 भाग ऊपर तैरेगा और 8/9 भाग कहाँ हो जाएगा? नीचे तैरेगा। एकदम बिल्कुल श्योर रहिए इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है ना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और सोडियम। तो सबसे अधिक इसमें क्रियाशील में सोडियम हो जाएगा। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में इसीलिए रखा जाता है। जैसे ही आप वायुमंडल में लेकर आएंगे तैसे ही क्रिया करके जलने लगती है और पानी में डालते हैं तो बहुत तेज़ी से इसमें क्रिया होने लगती है और वो बहुत लौ के साथ जलने लगता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सी धातु हो गई? तो वो सोडियम हो गई। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में रखते हैं। एकदम क्लियर रहिए इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट, इस तरह से जो है इसके भी क्वेश्चंस समाप्त हो गए, ठीक है। अब जीव विज्ञान का नंबर आता है। कशेरुक दंड पाया जाता है, तो ध्यान से देखिए, मछली में, केचुआ में, केकड़ा में, बिच्छू में कशेरुक दंड किस में पाया जाता है? तो मछली में जो है कशेरुक दंड पाया जाएगा। केचुआ में कशेरुक दंड नहीं होता है। केकड़ा और बिच्छू में भी कशेरुक दंड नहीं पाए जाते हैं। मछलियों में लेकिन कशेरुक दंड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मछलियाँ हो जाएंगी। निम्नलिखित में से मादा हार्मोन, इसे जरूर नोट कर लीजिए। मादा हार्मोन, मादा हार्मोन, मादा हार्मोन की अगर हम बात करेंगे तो मादा हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है मादा हार्मोन का एस्ट्रोजन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एस्ट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। मादा हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। और पुरुष हार्मोन क्या होता है? मादा हो गया पुरुष हार्मोन, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, टेस्टोस्टेरॉन। पुरुष हार्मोन क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, ठीक है। तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसलिए ये दोनों कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों आपके जबान पे याद होना चाहिए, ठीक है। मानव निर्मित रेशों से बनता है ऊन, सूत, जूट और नायलॉन। तो नायलॉन जो है वो मानव निर्मित रेशों से बनता है। सर्वाहारी का उदाहरण है शेर। शेर जो है वो मांसाहारी होता है, मांसाहार खाता है, यानी कि मांसाहारी का एग्जाम्पल है। हाथी शाकाहारी का एग्जाम्पल है, ऊंट भी शाकाहारी होता है। और भालू, तो ऑप्शन में केवल भालू बचता है, तो भालू जो है वो सर्वाहारी हो जाएगा, जो मांस भी खाता है और वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। अंडाशय बदल जाता है। अंडाशय किस में बदलता है? अगर हम बात करें अंडाशय का, अंडाशय जो है पहले बीज में बदलता है फिर फल में बदलता है। तो अंडाशय बदल जाता है, यानी कि फाइनल पूछ रहा है। अंडाशय किस में बदल जाता है?
तो ये फल में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फल। अंडा से किस में बदलता है? फल में। जल प्रदूषण से होने वाले रोग, तो जल प्रदूषण से होने वाला जो रोग होता है वो हैजा होता है, पेचिस होता है, और जल प्रदूषण से जॉइंटिस भी होता है, यानी कि पीलिया भी होता है। तो जल प्रदूषण से क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण से हैजा, पीलिया, और क्या हो सकता है? पेचिस हो सकता है। इसको भी नोट कर लीजिए कि जल प्रदूषण से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सारी जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां हैं। दही में पाए जाने वाला अम्ल क्या है? दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल है। इसको तुरंत नोट कर लीजिए। दूध का कोई भी सामान रहे, लैक्टिक अम्ल आंसर करना है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमने में। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का काम रक्त का थक्का जमाने में नहीं है, ये प्लेटलेट्स जो है सहायक होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्का जमने में सहायक होती हैं। ये मैं पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो रोगाणु या जीवाणु से शरीर की सुरक्षा करती है, यानी कि ये लड़ती हैं, ये फाइटर होती हैं, ये लड़ती हैं रोगों से, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। रोगाणु और जीवाणु से लड़ने की जो होती है, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं में होती है। ठीक है ना, ये फाइटर होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? ये ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट क्वेश्चन है मलेरिया, प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है, ध्यान से देखिए, मलेरिया जो है इसके काटने से प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिए। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है जिसे टीबी हो जाता है, और यहाँ पे दिया है मच्छर। तो कह रहा कौन सा नहीं सही है? तो यही नहीं सही है, ये इससे टीबी रोग होता है और ये जीवाणु जनित रोग होता है। पोलियो विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? पोलियो जो है ये किससे होता है? ये विषाणु से होती है, ये भी सही है। टाइफाइड ये जीवाणु से होता है। टाइफाइड ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है। तो बचा क्या? ट्यूबरकुलोसिस ये मच्छर के काटने से होता है, जबकि ये गलत बात है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जीवाणु जनित एक रोग होता है जिससे टीबी रोग या क्षय रोग हो जाता है। तो इस तरह से कुल ये 35 प्रश्न आए हुए थे NMMS एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में, जो 2023 के लिए एग्ज़ाम इस साल हुआ है। ठीक है, तो हम कोशिश यही की है कि 35 के 35 प्रश्न आपको समझा दिए जाएं, ताकि आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। और जो यूपी में एग्ज़ाम होगा या अन्य स्टेट में जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन स्टेट के लिए भी आपको हेल्प कर सके। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हों तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। इसके बाद हम इसके सामाजिक विषय के भी प्रश्नों को बताएंगे, और जो मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम हुआ है उनके भी प्रश्नों को हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे जो लेटेस्ट एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, अभी तुरंत जो एग्ज़ाम हुए हैं, इसका क्या पैटर्न है, NMMS एग्ज़ाम के थ्रू आपसे क्या पूछा जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है इस एग्ज़ाम की, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी से पता चल जाएंगी। ओके, थैंक यू।